हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया और इस वीडियो में हम 11th क्लास की हॉर्नबिल इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेकंड लेसन, इसका टाइटल है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका अर्थ है कि यदि हम सभी साथ साथ रहें तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन और की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑथर्स गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इसके दो लेखक हैं। गॉर्डन कुक का जन्म कनाडा में टोरंटो में हुआ था 1978 में, और ऑथर के अनुसार ये एक फैक्ट है कि यदि लोग यूनाइटेड रहें तो वो बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। ये स्टोरी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार कहानीकार का फैमिली दुनिया की सबसे लंबी समुद्री यात्रा को सक्सेसफुली पूरा करती है। इस लेसन के जो सह लेखक हैं वह एलन ईस्ट, जिनका जन्म न्यू हैम्पशायर में 1923 में हुआ था, और इन्होंने एक मैनेजर और लीगल ट्रेनर के रूप में कार्य किया था। 1976 में जुलाई मंथ में मेरी पत्नी मैरी और मेरा सन जोनाथन 6 इयर्स एंड माई डॉटर सुजान 7 इयर्स और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से दुनिया की चारों ओर की 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई यात्रा को दोहराने के लिए हम निकल पड़े। एक लंबे समय तक मैरी और मैंने, जो कि एक 37 इयर्स का बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, हमने एक प्रसिद्ध अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था, और पिछले 16 वर्ष हमने ब्रिटिश समुद्र में समुद्री यात्राओं की दक्षता पाने के लिए अपना फुर्सत का समय बिताया था। हमारी नाव, जिसका नाम था वे वॉकर, जो 23 मीटर लंबी थी और जिसका वजन था 30 टन, एक बहुत सुंदर नाव हमने प्रोफेशनली ढंग से तैयार करवाई, और जिसको तैयार करने में महीनों का समय लगा, और खराब से खराब मौसम में उसको टेस्ट करने के लिए हमने कई महीने का समय बिताया। और हमारी यात्रा का पहला चरण, जो कि 3 साल की सुनियोजित यात्रा थी, उसका पहला चरण अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक लगभग 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा हमने बड़ी खुशी के साथ पूरी की। लेखक कहता है कि पूर्व में आगे बढ़ने से पहले हमने 2 प्रसिद्ध नाविक अपने साथ ले लिए। इनमें एक था अमेरिकन लैरी विजल और दूसरा स्विस हर्ब सीलर, जो दक्षिणी हिंद महासागर के दुनिया के सबसे खराब समुद्र में सहायता पाने के लिए हमने उन्हें अपने साथ ले लिया था, क्योंकि वो दोनों समुद्री यात्राओं में एक्सपर्ट थे, अनुभवी थे। और दूसरे दिन केप टाउन से आगे हमें तेज आंधी का सामना करना पड़ा, और अगले कई हफ्तों तक वो तेज आंधी चलती रही। लेकिन लेखक कहता है कि मुझे उस आंधी तूफान की चिंता नहीं थी,
लेकिन मुझे चिंता थी उन ऊंची लहरों की, इनकी साइज लगभग 15 मीटर ऊंची थी, जो कि हमारे नाव के मुख्य मास्ट के लगभग बराबर ऊंची लहरें उठ रही थीं। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। अत्यधिक खराब मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस वृक्ष के साथ एक दिन की बहुत छुट्टी अच्छी तरह से बिताई। नए साल की वर्ष में का पहले दिन भी मौसम में कोई अच्छा सुधार दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम महसूस कर रहे थे कि मौसम में परिवर्तन जरूर होगा, और मौसम बदला भी, लेकिन बहुत खराब मौसम हो गया। 2 जनवरी को सुबह लहरें बहुत ही विशालकाय और भयानक थीं, और हम अपने छोटे पाल को अपने मस्तूल के आगे लगाकर 8 नॉट्स की स्पीड से यात्रा कर रहे थे। और जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की चोटी तक ऊंचा उठता, तो हमने देखा कि विशालकाय समुद्र हमारी तरफ दौड़ा आ रहा है। हवा और फुहारों की चीख हमारे कानों में दर्द पैदा कर रही थी। नाव की गति धीमी करने के लिए हमने अपना तूफानी पाल नीचे डाल दिया और पिच्छल के आर पार एक रस्सी का फंदा बांध दिया। तब हमने हर चीज को दोहरी रस्सी से बांधा, जीवन नौका में बैठे और जीवन रक्षक पेटी को जोड़ा, मोमजामा और जीवन रक्षक जैकेट पहनी, और हम प्रतीक्षा करने लगे। शाम को लगभग 6 बजे एक मनहूस शांति के साथ आने वाले संकट का पहला संकेत हमें मिला। हवा की गति धीमी हो गई और आसमान में अंधेरा छा गया। आसमान काला पड़ गया। तभी एक बढ़ती हुई जोर की गर्जन हुई और एक बहुत बड़ा बादल जहाज के पिछले भाग पर ऊपर आसमान तक छा गया। मैं भयभीत हो गया और मैंने महसूस किया कि वो बादल नहीं है, बल्कि एक लहर है, जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लहर एकदम खड़ी हुई प्रतीत हो रही थी, और वो दूसरी लहरों की अपेक्षा उसकी हाइट लगभग दुगनी थी, जो कि शिखर को तोड़ते हुए ऊंची उठ रही थी। जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा लहर के ऊपर की ओर बढ़ा, वो लहरों का शोर गर्जन में बदल गया, और एक क्षण को मुझे लगा कि हम उसके ऊपर सवार हो जाएंगे। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ और बड़ी विस्फोट के साथ इसने जहाज के डेक को हिला दिया, और एक हरी और सफेद पानी की प्रचंड धारा जहाज के ऊपर टूट पड़ी। मेरा सिर पहिए से टकराया और मुझे लग रहा था कि मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूं और लहरों के नीचे डूब रहा हूं। मैंने आती हुई अपनी मृत्यु को महसूस किया और मैं बेहोश होता जा रहा था, और मुझे राहत महसूस हो रही थी। बिना किसी आशा के मेरा सिर पानी से बाहर आ गया, और कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर लगभग उल्टी पड़ी हुई थी, पलटी हुई थी, और उसका मुख्य मस्तूल लगभग क्षैतिज पड़ा हुआ था। तभी एक लहर ने खड़ा जोर से धक्का मारा
और मेरी लाइफ पेटी उस धक्के से तन गई। मैंने रक्षा करने वाली रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में उछलता हुआ मैं वेव करके मेन मुख्य पाल के डंडे से जा टकराया। बाद की लहरों ने मुझे डेक के चारों ओर मुझे कपड़े की गुड़िया की तरह से वो लहरें मुझे उछाल रही थीं। मेरी बाईं पसलियां क्रैक हो गईं और मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। किसी तरह मुझे कंट्रोल करने वाला पहिया मिल गया और फिर मैंने जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए सीधे तान कर लगा दिया और मैं उससे लटक गया। वाटर चारों तरफ पानी ही पानी था। मैंने महसूस किया कि जहाज के अंदर नीचे पानी है और मैं उसका पता करना चाहता था, लेकिन मैंने पहिए को नहीं छोड़ा। अचानक सामने का छोटा द्वार खुला और मुझे मैरी दिखाई दी और मैरी ने कहा कि हम सब डूब रहे हैं। वो चिल्लाई। सभी डेक पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं और हम पानी में हैं। मैं रेंगते हुए जैसे ही छोटे द्वार की तरफ आगे बढ़ रहा था, मैं चिल्लाया, पहिए को पकड़ो। लैरी और हर पागल आदमियों की तरह से पानी निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां उल्टे तिरछे एंगल पर लटकी हुई थीं और स्टारबोर्ड की अंदर की साइड पूरी तरह से फूल गई थी। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स और खिलौने गहरे पानी में डूबे हुए थे। मैं आधा तैर कर गया और आधा रेंगते हुए बच्चों की कैबिन में पहुंचा और मैंने पूछा, क्या आप सभी सही सलामत हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। ऊपर से जहाँ सोने की सेल्फ थी वहाँ से उन्होंने जवाब दिया, हम सब ठीक हैं। लेकिन सू ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ी चोट लगी है और उसने अपने आंखों के ऊपर गुमड़े की ओर इशारा करते हुए बताया। मुझे उसके गुमड़े की कोई चिंता नहीं थी। मैंने हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास लेकर डेक पर वापस आने के लिए संघर्ष किया। स्टारबोर्ड साइड जोर से टकराने के बाद खुल गई और हमें प्रत्येक लहर से पानी मिल रहा था जो हमारे ऊपर आ रही थी। यदि मैं कुछ रिपेयर न कर सका तो हम निश्चय ही डूब जाएंगे। इसलिए मैंने कैनवास को फैलाया और जहाँ सुराख थे उनमें पानी रोकने के लिए वाटरप्रूफ कवर लगा दिए। कुछ पानी नीचे की ओर बह रहा था, लेकिन अधिकांश पानी एक साइड से निकल रहा था। अधिक समस्याएं तब उत्पन्न हो गई जब हमारे हैंड पंप्स केबिन के चारों तरफ बहने वाले मलबे से ब्लॉक होना शुरू हो गए और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गई। पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैंने डेक के ऊपर देखा कि हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप्स बोर्ड के सहारे मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी और
जिब, तिकोने पाल, डोंगियाँ और मुख्य लंगर सब ऐंठे हुए पड़े हैं। तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फ्लोर के नीचे हमारे पास एक दूसरी इलेक्ट्रिक पंप है। उसको मैंने बाहर पाइप से जोड़ दिया और मैंने धन्यवाद दिया कि वो काम कर रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।